नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 8 इंडस्ट्रीज। इस लेसन में हमें किसके बारे में पढ़ना है? इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मेरे हाथ में क्या है? ये पेपर है। अब आपने सुना होगा कि पेपर जो है वो किससे बनता है? पेड़ों से बनता है। जो पेड़ों की लकड़ियाँ होती हैं उनसे क्या बनता है? पेपर बनता है। अब देखो ध्यान से, आप पेड़ को देखना, वो कितना हार्ड होता है और देखिए ये कितना सॉफ्ट है। तो ये बना कैसे? पेड़ की लकड़ियाँ तो कितनी हार्ड होती है और ये कितना सॉफ्ट है, दोनों में कितना डिफरेंस है। ये कैसे बना? देखिए, जो पेड़ों की लकड़ियाँ थी उनसे सबसे पहले क्या किया जाता है? पल्प को निकाला जाता है और फिर उसी पल्प से ये पेपर बन करके तैयार होता है। उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो पेपर है ये कैसे बना? ये फैक्ट्रीज में जाने के बाद बना। पहले जो पेड़ों की लकड़ियाँ थी वो क्या थी? रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल किस में गए? फैक्ट्री में गए, फिर वहां से ये फिनिश प्रोडक्ट पेपर बन करके तैयार हुआ, ठीक है। तो कोई भी फिनिश प्रोडक्ट हो, सबसे पहले उसका क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल किस में जाता है? फैक्ट्रीज में जाता है और फिर फैक्ट्रीज में से क्या बाहर आता है? फिनिश प्रोडक्ट बाहर आता है। अभी ये जो फिनिश प्रोडक्ट है इसका क्या हो जाता है? देखिए, मोर ड्यूरेबल हो जाता है, मोर यूजफुल एंड हैज एन वैल्यू एडेड, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। कैसे? अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंगो का कोई ओनर है जो क्या करता है? अपने बगीचों में मैंगो को उगाता है, ठीक है। तो वो जो मैंगोज है क्या वो उनको कई दिनों तक स्टोर करके रख सकता है? मतलब उसके पास प्रोडक्शन है उसका, तो क्या वो उसको समझो 15 दिन रख लेगा, 20 दिन रख लेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं रख सकता क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे। तो वो क्या करेगा? वो सारे मैंगोज जो है उनको बेच देगा, ठीक है। तो वो कहाँ पर जाएंगे? फैक्ट्रीज में जाएंगे। अभी फैक्ट्रीज में जाने के बाद उनका क्या होगा? उससे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाएंगी। जैसे जूस बनाया जाता है ना मैंगो से, तो वो जो फिनिश प्रोडक्ट बाहर निकल करके आया, क्या आया? जूस आया उसका। तो वो क्या हो गया? मोर ड्यूरेबल हो गया। पहले क्या था? जो मैंगोज थे वो खराब होने का डर था, लेकिन जब ये प्रोसेसिंग होने के बाद वो जूस उसका बन गया तो वो क्या होगा? मोर ड्यूरेबल हो गया, मोर यूजफुल हो गया, है ना। उसको हम लोग ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं, उसका यूज़ भी कर सकते हैं और हैज़ एन वैल्यू एडेड, और उसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ गई, ठीक है। वैसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कॉटन का आप ले लो, कॉटन से क्या बनता है? क्लॉथ बनता है। तो ये किसके थ्रू बनता है? जब कॉटन फैक्ट्रीज में जाता है, मशीन, टूल्स और पीपल का यूज करके क्या बनाया जाता है? क्लॉथ बनाया जाता है। वैसे ही लेदर का ले लो, लेदर से क्या बनता है? शूज बनता है। तो लेदर से शूज कैसे बनता है? जब वो फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पे मशीनरी यूज की जाती है, अलग अलग तरह के टूल्स यूज किए जाते हैं, फिर जो लोग होते हैं वो वहाँ पे काम करते हैं, तब जाके ये शूज बन पाता है। वैसे ही आप स्टील का ले लो, स्टील से क्या बनता है? यूटेंसिल्स बनता है। तो ये कैसे बनता है? फैक्ट्रीज में जाने के बाद। और फिर ये जो फिनिश प्रोडक्ट है ये कहाँ पर जाता है? मार्केट में जाता है। और फाइनली ये किसके पास आता है? हमारे पास आता है। हम क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं। तो अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे? इंडस्ट्री मतलब क्या? अगर आपके एग्जाम में आता है इंडस्ट्री का मीनिंग लिखो, डेफिनेशन लिखो, तो आप क्या लिखोगे? देखो, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी related to the production of goods, extraction of minerals or provision of services is referred to as an industry। देखिए, मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ। एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा था, हमने देखा, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स मतलब कैसे? देखिए, जैसे जो माइनिंग इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती हैं? जो मिनरल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, जमीन के अंदर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि कोल को जमीन के अंदर से ही तो बाहर निकाला जाता है। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। फिर क्या है? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। देखिए, कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है ना जो क्या प्रोवाइड करती हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इज रिफर टू एज एन इंडस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट देख लीजिए, क्या है? इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोवाइड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। मतलब ये जो इंडस्ट्रीज और या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ये क्या प्रोवाइड करती हैं? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करती हैं। और इंडस्ट्रीज हेल्प इन स्पीडिंग अप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड इट ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। और ये जो इंडस्ट्रीज है
ये किस में हेल्प करते हैं, स्पीडिंग ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। देखिए जैसे इंडस्ट्रीज अगर लगेंगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जाकर के काम करेंगे, है ना। जो लोग रहेंगे, जो पहले से क्या रहेंगे, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे, उनको क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। तो जो उनका इकोनॉमिक कंडीशन है वो डेवलप होगा, मतलब जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो और भी अच्छा होगा ना। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी कंट्री का, वो भी क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रीज होती है वो किस में हेल्प करती हैं, इंडस्ट्रीज हेल्प इन स्पीडिंग ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पर हम फैक्टर्स देखने वाले हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। तो इसमें नंबर 1 क्या है, पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई एक फैक्टर है जो क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। कैसे, देखिए कोई भी इंडस्ट्री हो, उसको काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कोई भी इंडस्ट्री वो कहाँ पे सेटअप होनी चाहिए, जहाँ पर पावर सप्लाई अच्छी हो। ठीक है, फिर सेकेंड क्या है, कम्युनिकेशंस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, टेली कम्युनिकेशन। और जो भी इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे वो कहाँ पर सेटअप होनी चाहिए, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट अच्छा हो और टेली कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के जो भी नेटवर्क है वो सब भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर थर्ड क्या है, लेबर सप्लाई। तो देखिए बच्चों, कोई इंडस्ट्री है तो उसमें काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है ना। तो कोई भी फैक्ट्री हो वो कहाँ पर सेटअप होनी चाहिए, जहाँ पर लेबर अवेलेबल हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एकदम गांव में ले जा करके कर दिया और वहाँ पे गांव से भी अलग, ठीक है, जहाँ पे कोई रहता ही ना हो, तो आपको कितना महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर दूर दूर जगहों से लेबर को बुलाना पड़ेगा, है ना। तो उनको आने जाने का ही खर्चा कितना हो जाएगा। इसलिए कोई भी फैक्ट्री हो वो कहाँ पर सेटअप होनी चाहिए, जहाँ पर जो लेबर है वो अवेलेबल हो। ठीक है, फिर यहाँ पर फोर्थ क्या है, एक्सेस टू मार्केट। और जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है वहाँ से जो मार्केट है वो क्या पास में होना चाहिए, मतलब आप इजीली मार्केट में पहुँच सकते हो, ऐसा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा टाइम लगे मार्केट तक पहुँचते। ठीक है, तो एक्सेस टू मार्केट। फिर यहाँ पर फिफ्थ क्या है, रॉ मटेरियल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंडस्ट्री के लोकेशन को, क्योंकि देखो कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, तो वो कहाँ पे सेटअप होनी चाहिए, जहाँ पर ना उस फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल्स है ना वो इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 क्या है, क्लाइमेट कंडीशंस। तो ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। एंड लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पर 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज दी हुई है। कौन कौन से, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री। तो स्मॉल इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, मेकिंग ऑफ अर्थन पॉट्स, मतलब जो अर्थन पॉट्स वाली इंडस्ट्री वो, फिर बेकरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, मतलब और भी एग्जांपल्स है स्मॉल इंडस्ट्री के। ठीक है, फिर मीडियम इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और जैगरी मेकिंग एक्सेट्रा। फिर हैवी इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, सीमेंट, शुगर, आयरन एंड स्टील एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो अभी ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, The agro-based industries are the industries whose raw material requirements are fulfilled by agricultural output। देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब कौन सी इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जिनका जो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है ना वो कैसे फुलफिल होता है, एग्रीकल्चरल आउटपुट से। ठीक है, ऐसे इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो इन इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को ही हम क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इंक्लूड द डेयरी इंडस्ट्री, फिर फ्रूट प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, जैगरी मेकिंग, शुगर, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो देखिए क्या होता है ना, जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट्स को इस्टेब्लिश करती है। क्यों इस्टेब्लिश करती हैं, टू बूस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अ रीजन। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रीज है वो उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है
किस में, देखिए यहाँ पर दिया है ना, इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड हेंस ऑल कंट्रीज टेक स्पेशल एफर्ट्स फॉर प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और टैक्सेस में ना कंसेशन मतलब छूट दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि जो इंडस्ट्रीज है ना वो डेवलप हो। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज क्या करती है, वो कंट्री के, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करती है। इसलिए क्या किया जाता है, इनको ना इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और जो टैक्सेस होते हैं इनमें ना कुछ छूट दी जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एडवांटेजेस। तो देखिए इसमें फर्स्ट वन क्या है, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हैज रिजल्टेड इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट मच चीपर रेट्स। देखिए जब इंडस्ट्रीज ग्रोथ होती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो भी गुड्स कंज्यूमर को मिलते हैं ना वो चीपर रेट्स में मिलते हैं। मतलब जैसे देखो, अगर कोई इंडस्ट्री नहीं है, अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कम है तो जो भी सामान आएगा वो महंगा होगा। तो इंडस्ट्री जब ग्रोथ होती है इसकी वजह से क्या होता है, जो भी गुड्स है वो हमें कैसे मिलते हैं, थोड़े सस्ते मिलते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड क्या है, देयर इज सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। अब सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर कैसे होता है, देखिए क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, पहले जहां पे लेबर वर्क करते थे अभी उनका जगह, मतलब उन लेबर का जो जगह है वो किसने ले लिया है, मशीनरीज ने ले लिया है। तो इससे क्या हो रहा है, सेविंग ऑफ लेबर। अभी टाइम का कैसे सेविंग हो रहा है, देखिए जो पहले जो लेबर रहते थे, जो काम को वो करने में ज्यादा टाइम लगाते थे उसको जो मशीन्स होती हैं वो जल्दी से कर देती हैं। ठीक है, तो देयर इज सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। अब यहाँ पर थर्ड क्या है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द यूथ इन एन एरिया गेट एम्प्लॉयमेंट। एंड फोर्थ क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन अ कंसिडरेबल राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना वो क्या होता है, राइज होता है। ठीक है, तो ये थे एडवांटेजेस। अब हम क्या देखेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वन इसमें क्या है, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज पॉल्यूशन। क्या है बिगेस्ट डिसएडवांटेज, क्या है, पॉल्यूशन है। सेकेंड क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो रिजल्टेड इन पोल्यूटेड रिवर्स एंड वर्कर्स मेड इल बाय केमिकल्स। देखिए क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो रिवर्स होते हैं वो पॉल्यूट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए जो फैक्ट्रीज होती है ना जहाँ पे केमिकल से कुछ करके बनाया जाता है तो उनका जो भी गंदा पानी वगैरह जो भी निकलता है वो क्या किया जाता है, नदियों में बहा दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो रिवर्स होते हैं वो पॉल्यूट होते हैं। और वर्कर्स मेड इल बाय केमिकल्स, मतलब वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं तो केमिकल की वजह से वो क्या होते हैं, बीमार होते हैं। तो ये क्या है, ये एक डिसएडवांटेज है किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है, सोसाइटी बिकेम डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। मतलब जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो जाती है रिच और पुअर में। ठीक है, फोर्थ क्या है, वर्कर्स सफर्ड फ्रॉम लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो वेजेस एक्सेट्रा। ठीक है, वर्कर्स क्या करते हैं, सफर करते हैं लो वर्किंग आवर्स एंड लो वेजेस एक्सेट्रा। ठीक है, और फिर यहाँ पर फिफ्थ क्या है, चेंज इन फार्मिंग मेथड्स। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, जो फार्मिंग मेथड्स है ना उसमें भी चेंजेस आए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, MIDC। तो देखिए क्या हुआ था, 1 अगस्त 1962 को महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया था, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को स्टेब्लिश किया। और इसी के थ्रू महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया, इंडस्ट्रियल स्टेट को स्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और महाराष्ट्र के ही जैसे जो अदर स्टेट्स है ना उन्होंने भी क्या किया है, ऐसा ही कोई कॉर्पोरेशन स्टेब्लिश किया है। ठीक है, और इन दिस इंडस्ट्रियल स्टेट्स, मतलब ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स है ना यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज के लिए जो भी नेसेसरी फैसिलिटीज हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो ये था MIDC। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग ब्रांच इन टूडेज वर्ल्ड। मतलब अभी के टाइम पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग ब्रांच है।
एंड इन दिस इंडस्ट्री, अभी ये जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क क्या है, देखिए सर्चिंग फॉर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन उनको सर्च करना, फिर ऑब्टेनिंग, उनको ऑब्टेन करना, एनालाइजिंग एंड कंपाइलिंग इट, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की गई है उसको क्या करना, एनालाइज करना, और कंपाइलिंग इट मतलब उन सभी को क्या करना, कलेक्ट करना, और फिर प्रेजेंटिंग इट ग्राफिकली एंड प्रोवाइडिंग इट एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब फिर वो भी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना, ग्राफिकली प्रेजेंट करना, जब भी ज़रूरत हो उसको क्या करना, प्रोवाइड करना। ठीक है, ये होता है इस इंडस्ट्री में नेचर ऑफ वर्क। और ये जो सभी इंफॉर्मेशन है ये किसके थ्रू ऑब्टेन किए जाते हैं, देखिए इंटरनेट ऑन कंप्यूटर्स, मतलब इंटरनेट के थ्रू ही तो ऑब्टेन किए जाते हैं ना, कंप्यूटर्स पे, मोबाइल्स पे, और भी जो अदर डिवाइसेस हैं उनमें। ठीक है, तो ये होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या देखना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या होता है, देखिए व्हेन एन इंडस्ट्रियलिस्ट और अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट, इट इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि व्हेन एन इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वर्क करते हैं, किस लिए वर्क करते हैं, फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, तो इट इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, CSR। तो देखिए यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, टू प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, मतलब जो भी एजुकेशनल फैसिलिटीज है उसमें क्या करें, वो हेल्प करें, एंड टू प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज रिलेटेड टू हेल्थ, और हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज है उसमें क्या करें, वो हेल्प करें, और द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज और रीजन, और कोई गांव है, पिछड़ा हुआ गांव है तो उसके डेवलपमेंट में वो क्या करे, हेल्प करे। फिर लास्ट क्या है, एस्टेब्लिशिंग सेंटर्स फॉर पीपल, मतलब लोगों के लिए क्या करे, सेंटर्स को एस्टेब्लिश करे, जैसे कि एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सेंटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 8 इंडस्ट्रीज कंप्लीट होता है।